शहर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। सूरजपुर के प्रतापपुर में प्रशासन ने 10 साल के रिशु हत्याकांड के 2 आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया। 10 साल के रिशु कश्यप का 29 जनवरी को पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों ने 6 लाख की फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद महीने बाद जंगल में जले हुए हालत में रिशु के कंकाल बरामद किए गए। बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल पूछे जाने पर राजस्व अधिकारी इसे अवैध अतिक्रमण का मामला बताकर पल्ला झाड़ते नजर आए। आज हमारे साथ बोला गया था कि जो दरिंदे हैं, चरिंदे के जो परिवार हैं, उनका सारा का सारा घर ध्वस्त किया जाएगा। आज 4 घर तोड़ा गया, 2 घर छोड़ दिया गया। पूरे घर को तोड़वाना चाह रहे हैं। हम पूरे घर को तोड़वाना चाह रहे हैं। आज इन दरिंदों के साथ मैं बगल में नहीं रह पाऊंगा। नगर वासियों का और पीड़ित परिवार का शुरू से मांग था कि जो भी अपराधी हैं उनके मकानों को जमींदोज किया जाए। अपराधियों के लिए एक संदेश जाना चाहिए कि ऐसा घृणित कार्य जो भी करेगा उसके साथ प्रशासन सख्ती से निपटेगी और समाज भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो अतिक्रमण का था, अवैध अतिक्रमण का था, जो हमारे तहसील न्यायालय में चला हुआ था केस। प्रकट इसमें पूरा प्रक्रिया पूरा करके इससे जुर्माना वगैरह वसूली करके बेदखली वारंट जारी करने के पश्चात जो नियत समय भी दिया गया था इनको 48 घंटे का कि इस समय तक खाली करें, सामान सहित पूरा मकान खाली करने का था, इनके द्वारा नहीं किया गया। तो आज पूरे 5 मकान पे अपने जो अतिक्रमण पर जब कार्रवाइयाँ करने आए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि अभी तक 3 तो पूरे लगभग खाली हो चुके हैं। इसमें जो मैनुअल जो अपने सहायता से हमने पूरा अतिक्रमण हटाया भी है। 2 घर है, जो एक भोला ताम्रकार है, एक छोटू ताम्रकार का, जिनका आज ही यहाँ कमिश्नर कल जो मिला इनको स्टे, कमिश्नर लाइन से जो स्टे मिला है उसके कारण से अभी उस पर कार्रवाई रोका गया है। सूरजपुर के लिहाज से आज एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां प्रतापपुर में हुए रिशु हत्याकांड मामले में आज प्रशासन ने जो स्थानीय लोग थे और परिजन थे, उनकी मांग पर आज जो पड़ोसी आरोपी थे उनके घरों को जमींदोज कर दिया है। बुलडोजर की कार्रवाई की है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर समय समय पर तरह तरह की संविधान से जोड़कर चीजें बताई जाती हैं। तो हमारे साथ सूरजपुर के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और लीगल एडवाइजर भी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि क्या राय है उनकी इस पर। जी भैया, अपना नाम। देखिए, मैं GS मिश्रा और जिला अधिवक्ता संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। जी, आज प्रतापपुर में एक बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। जो रिशु हत्याकांड हुआ था उस पे आरोपियों के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर? ये जो प्रतापपुर का जो रिशु हत्याकांड हुआ है, ये निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी घटना है और ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। जहां तक हमारे भारत में कानून बना हुआ है, संविधान बना हुआ है और उस संविधान के हिसाब से हम सबको उसका पालन भी करना है। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे आम जनता हो, सबको उस कानून के दायरे में रह करके उस कार्य को, हर कार्य को करना है। अब जहां तक बुलडोजर का प्रश्न है, बुलडोजर चला करके उनके मकानों को तोड़ दिया गया, ऐसा कानून में नहीं है। कानून में प्रावधान ये है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, अगर आप सबूत पाते हैं तो कानून के हिसाब से उसको सजा दीजिए। जहां तक आजीवन कारावास है, मृत्युदंड है, बहुत सारे उसमें सजा के प्रावधान बनाए गए हैं, लेकिन आप उसके मकान को नहीं तोड़ सकते हैं। ये तो पूरा उत्तर प्रदेश में जैसा हो रहा है, अब ये छत्तीसगढ़ में भी चालू हो गया। ये परंपरा गलत है। देखा गया कि वहां पे न सिर्फ आरोपी का ही घर ढाया गया, बल्कि उनके जो रिश्तेदार थे, चाचा हो गए, भाई हो गए, उनके घरों पर भी आज कार्रवाई हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और इस मांग को आप कितना जायज मानते हैं? बिल्कुल गलत मांग है। मकान तो देखिए, यहां तक मैं कहूंगा कि आरोपी के भी मकान को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, आरोपी के साथ में उसके माता पिता, भाई बहन, सारे लोग रहते हैं और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कोई अपराध करे। और निश्चित रूप से अपने बेटे को यही चाहता है कि वो अच्छी दिशा में चले, अच्छा कार्य करे। तो बेटे की सजा पूरे परिवार को क्यों?
आज उसके घर को तोड़ दिया गया, उसके माँ बाप भाई बहन सब बेघरवार हो गए। अब वो कहाँ रहेंगे? ये प्रशासन की जवाबदारी है। इस तरह के कार्य बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं इसका निंदा भी करता हूं। तो देख सकते हैं ये थे बार काउंसिल के अध्यक्ष जो ये बता रहे थे कि जो पीड़ित परिवार ऋषि का परिवार है उनके साथ संवेदना तो जरूर है, लेकिन संविधान में इस तरह के बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। ग्वालियर में बहू से परेशान एक सास ने एसपी दफ्तर पहुंचकर पुलिस अफसरों से खुद को बचाने की गुहार लगाई। बुजुर्ग महिला का नाम पुष्पा प्रजापति है, जो कि किला गेट के गोकलपुर की रहने वाली हैं। पुष्पा का आरोप है कि उनकी बहू भावना प्रजापति उनके मकान पर कब्जा करना चाहती हैं और आए दिन उसके साथ मारपीट करती हैं। बुजुर्ग महिला का यह भी आरोप है कि उसकी बहू अपने पति को भी पीटती है, जिसकी शिकायत उसने कई बार किला गेट थाने में की, लेकिन उनकी गुहार पर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन उन्हें एसपी ऑफिस आना पड़ा। महिला ने अफसरों से बात की और कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बहू की ही होगी। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर अशोक सिंह यादव ने बुजुर्ग महिला को जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। क्या परेशानी है? मेरे को बहू मारती है और मेरा लड़का भी जला दिया उसने। क्या नाम है बहू का? भावना प्रजापति। क्यों मारती? क्या चाहती? छोटी छोटी बातों में मानने आ जाती है। कैसी बात है? किस तरह की बात है? क्या मतलब कब्जा करना चाहती है? ऐसे मकान चाह रही है, मकान लेना चाह रही है मेरा। अच्छा, हाँ, तुम निकल जाओ, तुम भग जाओ यहाँ से। आपके लड़के को कब जलाया था? जी वही 2.5 साल हो गई। कैसे मौत हुई थी लड़के? वो नहीं जला, छोटा चला गया, मेरा अच्छा वाला चला। वो कैसे खत्म हुआ? वो तो हैगा जला है थे, छोटा वाला चला गया। वो आपका लड़का विरोध आपके साथ मारपीट? नहीं, उसको भी मारती है, उसको भी मारती है, वो तो कोई वीडियो भी है मारपीट का? हाँ, उसमें है ना, उनको मोबाइल में। क्या चाहती है? आपने कहाँ शिकायत की? आप अच्छा मृत्यु की भी मांग कर रही हैं? मैं तो वो घर से निकल जाए मेरे से, और मैं मकान बेच के उसको हिस्सा दे दूंगी मैं। हाँ, एक बुजुर्ग महिला बौड़ापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उन्होंने कि हाँ आकर आवेदन दिया जन सुनवाई में, और उनका आरोप अपनी छोटी बहू के खिलाफ है कि वो उनको मारपीट करती है, प्रताड़ित करती है। कुछ उन्होंने वीडियो फुटेज भी इस संबंध में दिए हैं। अभी प्रारंभिक तौर पर उनके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए आलमबंद सेल में उनको उनके पुत्र और उनकी पुत्रवधू जो हैं और महिला को तलब किया है, और अगर कोई वैधानिक प्रकरण बनता है तो वो भी करेंगे। छतरपुर पुलिस ने कत्ल का खुलासा किया है। बीते दिनों राजनगर के देवकुलिया में 21 वर्षीय रामचरण पाल की हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने मुखबिर की मदद और साइबर सेल के सहयोग से आरोपियों की पहचान की है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंधे हत्याकांड का खुलासा किया। ये एक अज्ञात शव थाना राजनगर क्षेत्र अंतर्गत देवकुलिया के खेतों के पास मिला था, और इसकी पहचान रामकृष्ण पाल, जो कि महाराजपुर के बेकोरा गांव का रहने वाला है, उसके रूप में हुई थी, और इसकी पत्थर पटक के हत्या की गई थी। इसमें धारा 302, 201 आईपीसी के तहत थाना राजनगर में प्रकरण पंजीबद्ध करके और विवेचना आरंभ की गई, और बहुत ही त्वरित गति से इसमें काम करते हुए थाना प्रभारी राजनगर और उनकी टीम ने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इसके पीछे की जो कहानी है, ये मृतक जो है, इसकी एक महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ही एक महिला से मित्रता थी। उसके कुछ फोटो और वीडियोस इसके मोबाइल में थे। इसने कभी अपने दोस्तों को दिखाए होंगे, और इन दोस्तों के मन में भी कुछ गलत भावना आ गई, और वो इस मोबाइल को हासिल करना चाहते थे। 1-2 बार जब मृतक से मांगा, उसने मना किया, और घटना दिनांक को ये 28 तारीख को एक बहाने से मृतक को अपनी बाइक में लेके गए, और पुनः इससे जब फोटो और वीडियो मांगे, इसने मना किया, तो तौलिए से इसकी गर्दन दबा के और बाद में पत्थर पटक के इसकी हत्या कर दी, और फिर दोनों जो हैं अपने सामान्य रूप से काम पे लौट आए। मध्य प्रदेश के गुना में हवाई पट्टी के पास एक छोटा ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में एक महिला ट्रेनी पायलट घायल हो गई। महिला
पायलट को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि विमान ने नीमच से उड़ान भरी थी और थोड़ी देर बाद विमान के इंजन में खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने गुना में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। प्लेन गुना में लैंड होने ही वाला था कि वो हवाई पट्टी से अलग खेतों में जाकर क्रैश हो गए। मध्य प्रदेश में हुए आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के मामले में सरकार ने पुरानी कमेटी को भंग कर दिया है। गुणवत्ता और निगरानी के लिए सरकार ने नई कमेटी बनाई है। अब 17 सदस्यीय कमेटी आजीविका मिशन के तहत खरीदी, बिक्री और अन्य प्रोजेक्ट की जांच करेगी। 16 विभागों के अफसर आजीविका मिशन को लेकर निगरानी करेंगे। आजीविका मिशन के संचालक सिर्फ समन्वय की भूमिका में शामिल रहेंगे। आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व आईएफएस ललित बेलवाल सहित 4 अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला पहले ही दर्ज हो चुका है। पिछले दिनों भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से नुकसान झेलने वाले किसानों को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी के किसानों से मिलने पहुंचे। खेतों में जाकर सिंधिया ने बर्बाद हुई फसलों को देखा। इस दौरान सिंधिया जिला कलेक्टर को अपने साथ लेकर गए। वहीं खेतों में ही नुकसान का आकलन कराकर सिंधिया ने किसानों को मुआवजा राशि भी बंटवा दी। इसके साथ झमझरा गांव में लोगों को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि प्रशासन ने 48 घंटे में नुकसान का आकलन भी कर लिया और सर्टिफिकेट भी बांटे गए। सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान पर कुदरत की मार पड़ी है, लेकिन सरकार किसानों के साथ है। अन्नदाताओं के बीच आकर जो उनके दिल पर गुजरा है, मेहनत मशक्कत करके मेरा अन्नदाता अपने फसल को उगाता है और जब प्राकृतिक प्रकोप इस रूप में पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है उनकी मेहनत मशक्कत। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का संकल्प है, अगर इस पृथ्वी पर किसी का हक है तो हमारे गरीब, किसान, महिला और युवा, इन चारों का पहला हक बनता है। और उसी का एक स्वरूप हमने आज देखा है, जहां मोहन यादव जी के प्रशासन ने और मोहन यादव जी की सरकार ने 48 घंटे के अंदर आकलन भी करके, सर्वे भी करके और पूर्ण रूप से स्वीकृति पत्र भी राशि की एक एक किसान के हाथ में थमा दिया। एमपी बोर्ड की 5वीं और 8वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुल 12,000 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर्स पर मध्य प्रदेश के 2.5 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जिनमें इंदौर शहर में 297 परीक्षा केंद्र हैं। करीब 1 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। पहले दिन 5वीं और 8वीं के हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी का पेपर है। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया। वहीं निजी स्कूलों में बनाए गए सेंटर्स पर स्कूल प्रबंधन ने खास इंतजाम किए हैं ताकि पेपर देने आने वाले बच्चों को कोई परेशानी न हो। देखिए, 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं पिछले 2-3 सालों से जो शासन का आदेश था उस हिसाब से ली जा रही हैं। इसके पूर्व में ये स्थानीय परीक्षाएं हुआ करती थी। आरटी 2009 जो कानून बना है उसमें 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पास करने का आदेश दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब राज्य शासन के द्वारा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न लास्ट ईयर से शुरू किया गया है। इस साल ये जो एग्जाम स्टार्ट की गई, यहाँ पर शासकीय और अशासकीय विद्यालय के काफी विद्यार्थी आए हैं और उनकी बैठक व्यवस्था, लाइट व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, और हमने शौचालयों को भी उनके लिए उपयुक्त बनाया है। जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है और बॉयज के लिए अलग है। ये परीक्षाएं और जो स्थानीय परीक्षाएं हैं वो आपस में क्लैश हो रही थी।
पिछले कुछ वर्षों से शासन ने जो स्थानीय परीक्षाएं हैं उनको भी बोर्ड पैटर्न पे करवा रही है। गरियाबंद में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। हमने एक दिन पहले चिखली में एक नशेड़ी टीचर की खबर दिखाई थी, जिसके बाद अब मैडम पर कार्रवाई हुई। दरअसल चिखली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर पर आए दिन शराब पीकर स्कूल आने का आरोप है, जिसके बाद मैडम को चिखली स्कूल से रिलीव करते हुए उन्हें पुरानी जगह पर भेज दिया गया है। साथ ही उन्हें स्कूल से गैर हाजिर रहने और नशे में रहने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इतना ही नहीं, डीईओ ने मैडम के सस्पेंशन को लेकर डिप्टी कलेक्टर को प्रतिवेदन देने की बात कही। गरियाबंद में बिंद्रानवागढ़ से कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव आवास की मांग पूरी नहीं होने से नाराज हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगे जवानों को छोड़कर नक्सल प्रभावित इलाके का दौरा करने निकल गए, जिससे हड़कंप मच गया। विधायक की दलील है कि मेरे रहने के लिए व्यवस्था नहीं है तो मैं सुरक्षा जवानों को कैसे ले जाऊंगा। नाराजगी सामने आने के बाद प्रशासन ने नियम का हवाला देकर कहा कि आवास का प्रावधान राजधानी में है, उसे छोड़ते हैं तो जिले में दिया जा सकता है। सेंधवा में वन विभाग की नर्सरी में आग लग गई। नर्सरी के सूखे घास में आग लग गई। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और वन विभाग के अधिकारी, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। महासमुंद में भांजी की शादी समारोह में शामिल होने आए मामा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक का नाम रोहित खड़िया है और वे कोना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हत्या की खबर मिलते ही खल्लारी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित शासकीय नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि उनसे काम लिए जा रहे हैं, लेकिन न उनके एग्जाम हो रहे हैं, न ही डिग्री मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स ने जुलूस निकाला और फिर धरना शुरू कर दिया। छात्राओं की माने तो 3 साल से एग्जाम नहीं हुए। छात्राएं अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। हमारी समस्या बस इतनी सी है कि हमारा जो कॉलेज है वो डेफिशिएंसी में आ गया है, तो उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको दूर किया जाए और जो हमारी 3 साल से परीक्षाएं नहीं हुई हैं उन वो परीक्षाएं कराई जाएं। सभी नर्सिंग कॉलेजों का यही हाल है क्या? हाँ, ये ग्वालियर का हाल नहीं, ये सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश का हाल है। भोपाल, इंदौर, रीवा, ग्वालियर के हम स्टूडेंट, ये सबका यही हाल है। सभी लोग इसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं कि उनके 3-4 सालों से परीक्षाएं नहीं कराई गई हैं और ना कोई प्रमोशन दिया जा रहा है। और अब तो हमारा कॉलेज डेफिशिएंट में आ गया है, तो जो लोगों का कॉलेज सफिशिएंट निकला है उनके अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहे हैं, पर हमारा डेफिशिएंस है तो हमारे अभी एग्ज़ाम भी नहीं हो। तो हमारी बस इतनी सी मांग है कि जो हमारे कॉलेज में कमियों के कारण डेफिशिएंट हुआ है उन कमियों को पूरा किया जाए और जिसके जो अप्रैल में सफिशिएंट कॉलेज जो आए हैं उनकी जो परीक्षाएं, उनके साथ हमारी भी परीक्षाएं करी जाए, क्योंकि ऐसे तो हमारा भविष्य अंधकार में। हम 4th ईयर में आने वाले हैं, हमारे 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर किसी के भी एग्जाम नहीं हुए। आज जो हमारे सामने स्टूडेंट है ये हमारे गवर्नमेंट के सरकारी स्टूडेंट है, जिसमें लगभग 500 स्टूडेंट हैं। इनके 3 साल से कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ये अपना चुनकर आए हैं शासन के थ्रू, लेकिन अभी तक इनको कोई इनसे ड्यूटी ले ली गई है, इनसे पूरा काम ले लिया गया है, बट इनका ना 1st ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है, ना 3rd ईयर का, ना 2nd ईयर का, अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं। इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ इस तरीके से हो रहा है कि भैया हमें तो पता था कि हम सरकारी संस्था में जा रहे हैं,
मतलब हमें तो सरकार के ऊपर हम डिपेंड है। सरकार हमारे चुनाव हमारे वो कराएगी, एग्जाम कराएगी, हमें नियुक्त करेगी, लेकिन ना हमारी सरकार हमारे ध्यान दे रहे, नहीं हमारे जो प्रशासन में लोग बैठे। क्योंकि बच्चे लोगों ने डीन सर से साथ जाके बात करी तो डीन सर का कहना है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारा एक बड़ा संस्थान है जो कि सारा हमारे संस्थान के मुखिया तो डीन सर है, हम जाके उनसे ही बात करेंगे। बच्चे अपनी बात लेकर भी गए, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि कॉलेज में फैकल्टी में इनके ऊपर क्या नियम लागू करना है सारा का सारा हमारे डीन सर के ऊपर है। अनूपपुर में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा की मौत हो गई। छात्रा का नाम चांदनी देवी चंद्रवंशी है और वो बेलगवा बहरपुर की रहने वाली है। छात्रा जब बोर्ड परीक्षा देने के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल बीजी गई थी तभी उससे उल्टियां होने लगी थी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ लाया गया, जहां पर बच्ची ने दम तोड़ दिया। इधर परिजनों ने बच्ची की मौत की खबर मिलते ही हंगामा शुरू कर दिया और बच्ची का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि वे ही बच्ची को स्कूल से लेकर अस्पताल पहुंचे, पर वहां भी बच्ची को सही वक्त पर इलाज नहीं मिला। किसी डॉक्टर ने उनकी बच्ची की सुध नहीं ली। आई बच्ची के साथ में आई हैं। कितनी टाइम आए हैं और क्या घटना हुई है? 1 घंटा ऊपर हो गया। हमारी बच्ची की 9 बजे रेट देख नहीं करी है। 1 घंटा पूर गया वहाँ। यहाँ हॉस्पिटल में कौन सा स्टाफ मौजूद था और बच्ची का क्या इलाज हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, किसी ने कोई नहीं देख रेख करी है हमारा बच्ची की। 9 बजे सर बच्ची को लेके आया, बच्ची उस समय जिंदा थी। यहाँ एक भी डॉक्टर को नहीं पता चल रहा था। मैं जितना बोर्ड में नंबर लिखा हुआ है सर पूरा नंबर मिलाया, खंड चिकित्सा अधिकारी का नंबर नहीं लगा। इसके बाद सर इनका चौरसिया के वो रूम लेके गया, वहाँ चौरसिया जी छुट्टी पे है, नहीं है रूम पे, शादी पे गए हैं। फ़ोन लगाया उनको तो पता चला कि शादी पे गए हैं। फिर यहाँ लेके आया सर। इसके बाद उनके रूम लेके गए श्याम, न तो रूम में इनका पता चला, हॉस्पिटल में एक भी नहीं थे। 9 बजे से मैं घूम रहा था। मेरे को ऐसा लगता है यह हॉस्पिटल को नष्ट कर देना चाहिए। जल्द ही जबलपुर का नाम बदलने वाला है, ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन हम ये बात नहीं कह रहे, बल्कि नगर निगम जबलपुर की मेयर एंड काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया। जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह का कहना है कि वे जल्द ही संतों की अगुवाई में सीएम मोहन यादव से मुलाकात करेंगे और उनसे जबलपुर का नाम जबालीपुरम घोषित करने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि जबलपुर का कोई अर्थ नहीं है और ये भूमि ना मां नर्मदा के तट पर जबाली ऋषि की तपोभूमि है, इसलिए जबलपुर का नाम जबालीपुरम के नाम से जाना जाए। इसके लिए उन्होंने साल 2007 की तत्कालीन महापौर श्रीमती सुशीला सिंह के कार्यकाल में पार्षद रहते महापौर ने लिखित रूप से प्रस्ताव दिया था। जबाली ऋषि जी की तपोभूमि है। यहाँ पर जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके लौट रहे थे तब वे ऋषि जबाली से यहाँ पे उन्होंने मुलाकात भी की थी और हम सब मिलकर उनका एक भव्य मंदिर भी बनाएंगे। और जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर निगम से पारित होकर राज्य सरकार को गया था, हम लोग उसका आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी संतों की अगुवाई में, सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये मांग करेंगे कि हम लोगों को अब जबलपुर का नाम बहुत जल्द जबालीपुरम कर दिया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।